नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सीसेट का पेपर जो कि 28 मई 2023 को हुआ, ये लोगों को काफी टफ लगा। और ऐसा नहीं है कि ये टफ सिर्फ आर्ट्स वाले या ह्यूमैनिटीज वाले लोगों को लगा। इवन जो लोग जिनको हम समझते हैं कि वो अच्छा खासा मैथ्स जानते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग वाले लोग, उन लोगों को भी ये वाला पेपर अब की बार काफी टफ लगा। इनफैक्ट काफी अब जैसे रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, तो काफी सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जीएस पेपर वन में काफी अच्छा किया। दे स्कोर्ड मच मोर देन की जो कट ऑफ रिक्वायर्ड थी पेपर पेपर वन की। स्टिल वो लोग प्रीलिम्स में पास नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग सी सेट में अच्छा नहीं कर पाए थे। एंड इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। इसमें काफी लोग तो ऐसे हैं जो पिछली बार इंटरव्यू या मेंस तक की स्टेज तक गए और उन लोगों ने अच्छा खासा अपना मेंस का तैयारी भी किया हुआ है, लेकिन अब की बार उन लोगों को मेंस लिखने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब की बार सी सेट काफी टफ आया। सो गाइस, इस बात से तो हम सब डेफिनेटली एग्री करते हैं कि इस बार जो सी सेट का पेपर था 2023 वाला, वो पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा टफर था। हालांकि पिछले 3-4 साल से यूपीएससी धीरे धीरे अपना लेवल जरूर इंक्रीज करता जा रहा सी सेट का, बट अब की बार इट वाज अ सिग्निफिकेंट, जो लेवल है, इट वाज मेड सिग्निफिकेंट अप पिछले कुछ पेपर्स के मुकाबले में। ठीक है। सो इस बात से तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि कैसे यूपीएससी ने अब की बार पेपर को टफ कर दिया। और टफ कैसे किया यूपीएससी ने? जैसे कि कुछ टॉपिक, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, जो कि 10th तक लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके सवाल भी आए हैं। हालांकि पिछले सालों में भी आए हैं, पर अब की बार उसके सवाल तो आए और उसके ज्यादा सवाल भी आ गए। सिमिलरली नंबर सिस्टम का टॉपिक है, उससे भी अब की बार खूब सारे सवाल आ गए, जो लोगों को रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल लगता है करने में। तो इसका मतलब कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ गई, और कुछ चीजें जिनका डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा वेटेज था, मतलब उनके ज्यादा सवाल आ गए। सो इन दोनों के, जो ये दोनों चीजें यूपीएससी ने किया, आउट ऑफ सिलेबस और ज्यादा सवाल कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से आए, इनके कारण डिफिकल्टी लेवल पेपर का ऊपर बढ़ गया। सो गाइस, ये जो यूपीएससी ने किया वो तो किया आपकी बार पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। लेकिन हमें एक बार ये भी सोचना होगा कि जो उसने टफ किया, तो क्या सारे के सारे सवाल इतने टफ हो गए कि हमें जो रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ 33%, हम लोग वो भी नहीं कर पाए? क्या पूरा का पूरा पेपर ही टफ हो गया? या इस पेपर में हम सब के लिए फिर भी कोई जगह थी कि हम कंफर्टेबली अपना सी सेट क्वालिफाई कर लेते? और जीएस पेपर उनका तो वैसे ही अच्छा तैयारी किया हुआ था लोगों ने। सो गाइस, आज हम इस चीज को देखते हैं कि सिर्फ यूपीएससी ने कुछ बदलाव किए, या इसमें हमारी प्रिपरेशन में भी कुछ कमी रही है, और हुआ क्या है इस वाले पेपर में। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक बार पेपर पे जाते हैं और उसको हम लोग समझते हैं कि हुआ क्या है। सो गाइज, हर साल की तरह इस बार भी सी सेट में कितने सवाल थे? 80 सवाल अब की बार सी सेट में थे, हर साल की तरह। इस 80 में से 27 सवाल थे इंग्लिश के, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है। और जो बाकी जो 53 सवाल थे, वो थे हमारे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, जिसको हम लोग मैथ्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब गाइस, इन जो ये 53 क्वेश्चंस हैं, जो ये हैं, एक बार हमें ना इन 53 क्वेश्चंस का ही एक बार हम अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं कि हुआ क्या। कि इन 53 सवालों में क्या यूपीएससी का सब अपना टफ वाला गेम लगा देने के बाद भी क्या हमारे लिए जगह थी अपना सीसेट क्वालिफाई करने की? क्या हमारी प्रिपरेशन में हमारी तरफ से हमने सब कुछ हम लोगों ने कर दिया था? सो गाइस, इस चीज को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो ये 53 सवाल मैथ्स के थे ना, इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। सो पहली कैटेगरी कौन सी है कि टफ, और दूसरी कैटेगरी क्या है? डुएबल। तो एक बार ना टफ और डुएबल की जो डेफिनेशन हम लोगों ने बनाया है, एक बार हम टफ और डुएबल की डेफिनेशन को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। सो टफ में पहले तो वो वाले सवाल हैं कि जो सही में मुश्किल सवाल थे, जो कि यूपीएससी ने एक मुश्किल सवाल दे दिया, जो कि अगर ठीक ठाक पढ़ाई करते उसके बाद भी शायद हमसे वो नहीं होता। दूसरा, हमने उस सवाल को भी टफ में रखा है जो आता तो था, लेकिन जिसको करने में शायद पेपर में 7-8 मिनट खर्च हो जाएंगे। जैसे एक सवाल था,
x+4y+6z = 25, जो जिसमें कितने बैट्समैन 4 और 6 लगाएगा, वो शायद लोग कर देते, पर उसमें करने में ही 7-8 मिनट लग जाते। सो टफ में पहला सवाल कौन सा हुआ कि जो मुश्किल था। दूसरा वो जो जो आता तो था पर जिसको करने में 5-6 मिनट लग जाते। तीसरा टफ में हमने कौन से वाला सवाल रखा है कि जो एग्जाम वाले स्ट्रेसफुल माहौल में शायद हम उतना सोच नहीं पाएंगे जिस तरह की सोच की रिक्वायरमेंट थी। सो इन तीनों ही चीजों को हम लोगों ने टफ में रख दिया है। बाकी क्या है? डुएबल। सो अब डुएबल क्या है? डुएबल वो है कि अगर किसी ने अपना एवरेज पढ़ाई भी किया था, अगर किसी ने अपना नॉर्मल बुक, स्टैंडर्ड बुक्स, थोड़ा पिछले सालों के पेपरों को देखना, अगर किसी ने एवरेज पढ़ाई भी किया था, तो वो सवाल हमारा ठीक होना चाहिए था। अब पूरे पेपर में जो 53 सवाल हैं, और मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा भी, पूरे पेपर में जो हमारे 53 सवाल हैं, इस 53 में से हमारे 21 सवाल ऐसे हैं जो कि टफ की कैटेगरी में हैं, और 32 सवाल ऐसे हैं जो कि हमारे डुएबल हैं। यस गाइज, 53 में से 32 सवाल ऐसे हैं जो कि डुएबल हैं, मतलब जो कि अगर एवरेज आदमी एवरेज पढ़ाई करता, सी सेट को थोड़ा सा सीरियसली लेता, तो ये 32 सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो और ये 53 में से 32 है। हमें कितना चाहिए कट ऑफ के लिए? 80 में से 27 ठीक करना था। यहां 53 में से 32 सवाल तो यहीं आप लोगों को मिल जा रहे हैं, मतलब इसी से हमारा कट ऑफ निकल सकता था। अब अब गाइस, हमें क्या लगता है पेपर टफ और आसान? क्योंकि हमें जो 21 सवाल है ना, वो ही हमें घर आके याद रहते हैं कि ये 21 सवाल तो इतना मुश्किल यूपीएससी ने दे दिया। हम लोग ये नहीं सोचते कि जो बाकी 32 सवाल थे जो डुएबल वाली कैटेगरी में थे, ये हम लोग क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, यूपीएससी ने जो किया सो किया, अब की बार नया अपना गेम किया। ये 32 जो डुएबल हैं, ये हम लोग क्यों नहीं कर पाए? सो 21 और 32 तो मैं आपको एक एक करके सवाल दिखाऊंगा ही। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस एग्जाम के पीवाईक्यूज लगाते हैं। एंड नाउ दिस इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट। हम लोग यूपीएससी का पिछले 7-8 साल से यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का कोचिंग देते हैं, जैसे कि सी सेट, एएलसी, एपीएफसी, ईपीएफओ, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर। सो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का हम लोग कोचिंग देते हैं। ठीक है, और ओवर द ईयर्स नाउ दिस इज वेरी वेल नोन फैक्ट कि इन सारे एग्जाम्स की इंक्लूडिंग सी सेट, जो यूपीएससी में जो इनका पेपर बनाती है, वो एक सेम टीम है। मतलब अगर हम यूपीएससी के जो पिछले 10 साल में जो ये सारे एग्जाम है, दोबारा इनका नाम लेता हूं मैं, सी सेट, एएलसी, एपीएफसी, ईपीएफओ, ईओएओ, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सीएसडी मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर, इन सारे एग्जाम में जो पिछले 10 साल में सवाल आए हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2000 क्वेश्चंस, अगर हम वो 2000 सवाल भी हम लोग कर लेते, तो कितने सवाल अब की बार उसमें से रिपीट हुए? सो गाइस, एक एक करके हम रिपीट वाले सवाल भी देखेंगे, बट माइंड इट, रिपीट का मतलब ये नहीं है कि वो सेम सवाल आ गया। हालांकि सेम भी आया बाय द वे, यस, सेम सवाल भी आया है। रिपीट का मतलब है सिमिलर, मतलब अगर हम उस सवाल को एक बार थोड़ा सा सभी समझ के कर लेते, तो अब की बार वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। सो गाइज, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि 31 सवाल ऐसे हैं 53 में से 31 जो कि पिछले सालों के पेपरों से रिपीट हैं। मतलब जो 2000 सवाल हैं जो कि हम सब जानते हैं हमें पिछले सालों के सवाल अच्छे से करने चाहिए थे, उनमें से 31 सवाल हैं जो रिपीट हैं। और मैं एक एक करके अभी आपको दिखाऊंगा भी, एक एक सवाल करके आपको दिखाऊं कौन सा रिपीट है और क्यों वो सवाल रिपीट है। ठीक है गाइज, अब आपको करना क्या है कि ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। हर सवाल के लिए हम लोग देखेंगे टफ है, डुएबल है या रिपीट है। आप लोग करना क्या है कि जिस जिस सवाल में मैं रिपीट लिखता हूं ना, उसमें जो रिपीट वाला सवाल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस साल से कहां से रिपीट हुआ। एक बार ना रिपीट वाला सवाल शांति से 5 मिनट के लिए आप खुद से करना, और उसके बाद देखना कि जो सी सेट में 2023 में सवाल आया है, सिर्फ उतना समझ के बेस पे सी सेट वाला अब की बार वाला सवाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है।
और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं रिपीट वाला जो हमने लगाया है तो ये हम लोगों ने क्यों लगाया है। ठीक है, सो गाइस एक एक करके एक बार अब मैं सवालों पे जाता हूं। ठीक है, सो इस वाले को हमने टफ में रखा है, हालांकि OD1 के काफी सवाल आते हैं पर 5-6 टर्म्स हैं, शायद एग्जाम टाइम में इतना लोग नहीं सोच पाते कि 2 टर्म्स को OD1 का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, सम करने से क्या होगा, सबट्रैक्ट करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई से क्या होगा। हालांकि हर नंबर सिस्टम की क्लास में होता है पर तब भी हमने इसको टफ में रखा कि शायद एग्जाम टाइम में उस स्ट्रेसफुल माहौल में लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ये डुएबल है, और डुएबल तो है ही, और ये पिछले सालों से रिपीट भी है। अगर किसी ने सी सेट का 2019 का ये वाला सवाल किया हुआ था जो हमने दिया है नीचे, तो अब की बार ये गलत नहीं होना चाहिए था। आगे देखते हैं, एबीसी या 3 डिजिट नंबर, हालांकि ये पिछले सालों से रिपीट है, ये CDS 2014 के पेपर से ये वाला रिपीट है, फिर भी क्योंकि इसको करने में ज्यादा समय लगेगा तो हमने इसको टफ वाली कैटेगरी में रखा है। इस वाले सवाल को ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है और उसके बाद ये वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए था किसी का। आगे देखते हैं, कुछ क्यूब को कैसे हम अरेंज करते हैं, कितनी साइड पेंट करते हैं, इसके भी भर भर के सवाल हम लोग करते हैं, पिछले सालों से रिपीट भी हुआ है। अगर सी सेट का 2017 का सवाल कर लेते तो ये आराम से हो जाना चाहिए था, इसलिए इसको डुएबल भी रखा है। ये भी हमने डुएबल में रखा है, परमोटेशन का सवाल है। अगेन ये वाला सवाल रिपीट भी है, डुएबल भी है। ये वाला सवाल रिपीट भी है और डुएबल भी है। और गाइस अगर सी सेट का 2017 का ये वाला सवाल किया होता तो अब की बार ये वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। आगे देखते हैं, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का रिपीट तो ऑफ कोर्स मैंने नहीं लिखा क्योंकि डेफिनेटली रिपीट होगा ही ये, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह का सवाल कभी मुश्किल बन ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल अगेन पिछले सालों से रिपीट है, डुएबल भी है। ये वाला सवाल अगेन रिपीट है, 2022 से रिपीट है और डुएबल भी है। ये वाला सवाल हालांकि 100 से कम के प्राइम नंबर हम लोगों को सीखना बार बार क्लास से बताते, फिर भी हमने इसको टफ में रख दिया। क्यों? क्योंकि शायद एग्जाम के स्ट्रेसफुल माहौल में इसको लोग नहीं सोच पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सो गाइस अगेन ये वाला सवाल डुएबल है, बिल्कुल आसान है, और CSD मैनेजर वाले 2017 के पेपर से ये रिपीट भी है। अब ये वाला सवाल देखते हैं, ये लोगों को काफी टफ लगा है क्योंकि हालांकि ये 2019 के सी सेट से रिपीट है ये वाला सवाल। अगर सी सेट में 2019 में किसी ने ये वाला सवाल किया है तो ये वाला उसका डेफिनेटली होना चाहिए था, फिर भी हमने इसको टफ में रख दिया। क्यों रख दिया है? क्योंकि अगर आता भी था तो करने में ज्यादा समय लग रहा था, तो शायद हम लोग उस वाले एग्जाम वाले माहौल में नहीं कर पाएंगे। गाइस अब ये वाला सवाल अगेन ये रिपीट एडमिन ऑफिसर से कि 4 एनवलप हैं, 4 लेटर हैं। पिछली बार क्या पूछा था कि 4 आइडेंटिटी कार्ड और 4 लोग हैं। अगर वो वाला सवाल अच्छे से किया होता तो ये डेफिनेटली हो जाना चाहिए था, फिर भी हमने इसको टफ में रखा है। क्यों? ठीक है, शायद भाई थोड़ा समझने की इसमें नीड है तो हम लोग नहीं सोच पाए होंगे। तो हमने ना जो सवाल, काफी सारे सवालों को हमने टफ में रख दिया है कि बिल्कुल ही जो कि बिना ज्यादा मेहनत किए और इस बात को सोच के कि हम सी सेट को कितना कम इज्जत देते हैं, प्रिपरेशन में कितना कम टाइम देते हैं, उस वाले माइंड सेट से हमने इसको टफ में मतलब रख दिया है। ये वाला सवाल अगेन डुएबल, और ऐसे वाले सवाल भर भर के रिपीट भी होते हैं। यूनिट डिजिट निकालना अगेन बहुत ही आसान सवाल, डुएबल, इसको हमने टफ में रख दिया है। ठीक है, इसको भी हमने टफ में रख दिया है, चलो ठीक है। इसको भी टफ में रख दिया है। क्यों रख दिया? कि शायद एग्जाम टाइम में तुम इसको नहीं सोच पाओगे। लेकिन अब ये वाला सवाल देखिए गाइस, CAPF में आया है 2014 में, ये तो बिल्कुल ही रिपीट है। सो आई एम नॉट सेइंग इवन कि सिमिलर है, ये तो मतलब सेम है। अगर हमने वो किया होता, फिर भी अगर नहीं भी किया तो डिविजिबिलिटी का नंबर सिस्टम ध्यान से सीखा तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। आगे देखते हैं, और ये कैसे रिपीट है पिछली बार से, फिर भी हमने इसको टफ में रखा है। नेक्स्ट, ये भी हमने टफ में रख दिया है, ये भी टफ में रख दिया है। सम ऑफ डिजिट बिटवीन 10 to 100 डुएबल। ठीक है, अब ये बिल्कुल डुएबल है। क्यों? एडमिन ऑफिसर GSI में 2018 में पे सवाल आया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट रिपीट है ये पिछली बार से, और इसमें ज्यादा टाइम भी कुछ नहीं लगेगा, कुछ सेकंड का ही सवाल है ये। अगेन इसको भी हमने टफ में रख दिया, हालांकि इसमें टफ जैसा कुछ है नहीं। 40 चिल्ड्रन इन अ सर्कल, दिस इज लाइक अ प्रोग्रेशन सीरीज ओनली। बाय द वे हमें नहीं पता कि लोग पिटिशन में जो हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में डाला है इसको लोग PNC का सवाल क्यों बता रहे हैं। ये तो दिस इज अ सवाल ऑफ अ प्रोग्रेशन की, जिसमें एक एक के बाद
दो, दो के बाद चार, चार के बाद सात, सात के बाद 11 एंड सो ऑन है। इट्स प्रोग्रेशन वाला सवाल, ठीक है। यू कैन से जो इसको नंबर सीरीज ही बोल सकते हो आप। अगेन हमने इसको फिर भी टफ में रख दिया, क्यों? क्योंकि शायद करने में ज्यादा समय लग जाएगा लोगों को। ये वाला सवाल बिल्कुल डुएबल है, इट्स अ सीरीज ओनली। अगर सी सेट में 2022 में ये वाला सवाल हम लोगों ने किया होता, सो गाइस ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। सिमिलरली यहाँ ये दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, यहाँ पांच है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ये वाला बिल्कुल डुएबल है, ठीक है। इसको हमने टफ में रख दिया है, इसको भी टफ में रख दिया। हालांकि टफ वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सवाल को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने इसको टफ में रख दिया है। ये वाला सवाल भी टफ में रख दिया है। ये वाला सवाल बिल्कुल डुएबल है, इसको बिल्कुल डुएबल है। ये रिपीट भी है बाय द वे गाइस। ये देखिए कि अगर हमने 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करने पे जो सवाल आया, तो 2 की पावर 192 को तो आराम से हो जाना चाहिए था। आगे देखते हैं। ये वाला बिल्कुल डुएबल है, ये वाले सवाल मुश्किल हार्डली कभी आते हैं। ये इसको हमने टफ में रख दिया है, चलो ठीक है। ये वाला सवाल बिल्कुल डुएबल है, ये भी बिल्कुल डुएबल है, ठीक है। अगेन पेंट करने वाले जो सवाल हैं भर भर के पिछले सालों में आते रहे हैं, और ये तो गलत नहीं हो सकता अगर हमने तैयारी किया है। अब ये वाला सवाल देखिए, पहले स्टोर ऑफिसर में आया 2023 में, फिर सी सेट में आ गया। इस सवाल के आप लैंग्वेज भी अगर आप देखोगे कि रिवर्स ऑर्डर कर दो, हाउ मेनी आर इंटरचेंज्ड, विल रिमेन इंटरचेंज, अगर रिवर्स ऑर्डर कर दो। इससे भी अच्छा, ये वाला पेपर कब हुआ? ये हुआ अप्रैल 2023 में। आपका पेपर कब हुआ? मई 2023 में। अगेन इसलिए हम लोग बोलते रहते हैं कि इन सारे एग्जाम की जो बनाने वाली टीम है यूपीएससी में, वो भी सेम ही लोग हैं। अगेन ये बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का, बॉन्ड इंटरेस्ट का भी डुएबल सवाल है, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल डुएबल है, इसको हमने टफ में रख दिया है, ठीक है। ये भी बिल्कुल डुएबल है, बार बार ऐसे वाले सवाल आते रहते हैं। सी सेट में 21 में आया है बिल्कुल सिमिलर सवाल, इसको हमने टफ में रख दिया है, चलो इसको भी टफ में रख दिया। हालांकि इसमें कोई टफ वाली बात है नहीं कि अगर 10 की पावर 10 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये हमें निकालना था। फिर भी चलो शायद हम इतना नहीं सोच पाए कि इस सवाल का इस चीज से क्या रिलेशन है। इट्स ओके, इसको फिर भी हमने टफ में डाल दिया। सो गाइस काफी लिबरल होके हमने चीजों को टफ में डाला है। उसके बाद ये वाला सवाल देख सकते हो बिल्कुल डुएबल है। ये वाला देख सकते हो, इसको हमने टफ में रख दिया है। ये वाला सवाल अगर 2018 में सी सेट का ये वाला सवाल किया होता तो ये गलत नहीं हो सकता, फ्लैग वाला सवाल। अगेन इसको मैंने टफ में रख दिया, क्यों? शायद उसके जो डिफरेंट तरीके हैं रखने के ट्रायल को, शायद हम नहीं सोच पाए। हालांकि इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको करने में 77 को, और ये डुएबल होना चाहिए था। ये वाला सवाल का ये रिपीट हो गया। अगर सिविल का 2015 का ये वाला सवाल किया था तो ये सिमिलरली सेम सवाल है। सो बिल्कुल सेम सवाल ही रिपीट हो गया आपका 2023 में। ये वाला देख लीजिए, अगर 2022 में ये वाला सवाल किया था हम लोगों ने, सो गाइस इसको करने में फिर क्या दिक्कत था? और सिमिलरली ये वाला सवाल भी जो हमारा डुएबल सवाल था। सो गाइस सारे एक एक करके हमने सारे सवालों को देख लिया है, और इसी के बेस पे हम लोग आपको बता रहे हैं कि जो ये 53 सवाल हैं, इसमें से 31 आर रिपीट। कुछ तो डायरेक्टली रिपीट हो गए हैं, बाकी सिमिलर। सो गाइस वी नेवर से कि सी सेट में, और ध्यान से सुनना, वी नेवर से कि सवाल इज गोइंग टू रिपीट, वी ऑलवेज से कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू रिपीट। और अगेन इस रिपीट वाली बात को वेरीफाई करने के लिए मेरा आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि जो जो भी सवाल हम लोगों ने रिपीट वाली कैटेगरी में आप लोगों को बताया है, जो जो सवाल, पर खुद से करके देखो, एक एक मिनट लगेगा। और फिर जो इस साल का सी सेट का सवाल आया, फिर उसको करने की ट्राई करो और आपको एहसास होगा। सो जब सवाल यह आता है कि जब 32 डुएबल हैं 53 में से और 31 रिपीट हैं, तो क्या हम सिर्फ यूपीएससी को ही दोष दे सकते हैं कि इस बार हमारा सी सेट क्यों नहीं पास हुआ? एक बार हमें ना, कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा सा पीपल आर वेरी एंग्री कि इतना सारा मेहनत किया है, मेंस का तैयारी भी हुआ है, इंटरव्यू स्टेज तक गए और सी सेट तक रह गए। लेकिन एक बार हमें सोचना होगा कि क्या ये बात बिल्कुल एक्चुअली ट्रू है कि हमने अपनी तरफ से सी सेट के लिए जो ड्यू सी सेट को नंबर ऑफ आवर का तैयारी बनता है, या सी सेट का जो एक ड्यू रिस्पेक्ट है, जो सी सेट के लिए जो तैयारी जो मांगता है, वो क्या हमने उतना भी किया था? गाइज अगर उतना किया था तो ये 32 डुएबल या 31 रिपीट। बाय द वे हमने ऐसा नहीं किया कि रिपीट को डुएबल कर दिया, ऐसा नहीं है।
अगर 32 डुएबल और 31 रिपीट का इंटरसेक्शन देखोगे तो शायद 40 सवाल ऐसे होंगे जो कि आपके ठीक हो जाने चाहिए थे आउट ऑफ 53। यस, अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन भी आप लोग अगर बना के देखोगे तो। सो गाइज, ऑफ कोर्स काफी लोगों में गुस्सा है, पिटिशन फाइल की है, इंडिया गेट पे हम लोग मार्च कर रहे हैं, ये सब आउट ऑफ सिलेबस हम लोग बोल रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं, वो सब ठीक है, यूपीएससी ने जो किया वो किया। लेकिन हमें भी एक बार ये बात देखना होगा कि हम जिस तरीके से अपना सी सेट का तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। हमें उसको भी एक बार उसको झांक के देखना होगा। सो गाइज, कमिंग बैक, फाइनल इस चीज पे मैं आता हूं कि सी सेट के लिए अब करना क्या है, 2024 में सी सेट के लिए करना क्या है। सो गाइस, 2024 में सबसे पहला काम तो क्या करना है, सी सेट की जो इज्जत बनती है वो सी सेट को देनी है। वो इज्जत कैसे दोगे, उसको टाइम देके, उसकी तैयारी करके, उसको जस्ट बिकॉज जो क्वालिफाइंग पेपर है तो मन में उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना कि इसको तो मैं कम टाइम दूंगा और मैं GS1 को ही ज्यादा टाइम दूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम GS1 हम कह रहे हैं कि 50-50% टाइम दे दो। हफ्ते में एक दिन तो सी सेट के लिए लगाना शुरू कर दो, 1/7 ऑफ टाइम, 1/7 ऑफ टाइम सी सेट के लिए आप लोगों को लगाना शुरू करना ही होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, सी सेट के लिए जो लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ने का ट्रेंड है, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बीच में कभी लेकिन 1-2 महीने से सी सेट में कर लूंगा, उसको भी बंद करना होगा। क्यों ऐसा करना होगा, क्योंकि पेपर सारा कॉन्सेप्चुअल है। अब हम लोग क्या करते हैं सी सेट के लिए, किसी भी मैथ्स की क्लास के लिए हम जो कोचिंग लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कोई हमें ट्रिक्स बता दे, फॉर्मूला बता दे, या कोई हमें शॉर्टकट्स बता दे, वैदिक मैथ्स बता दे, वो सब चीजें सी सेट में काम ही नहीं करती। सी सेट का पेपर बैंकिंग एसएससी वाला पेपर नहीं है। सी सेट का पेपर काफी कॉन्सेप्चुअल पेपर है, काफी बढ़िया पेपर बनाते हैं यूपीएससी वाले। उसमें ये सब चलता ही नहीं है स्पीड का गेम। इस बार जो लोग सी सेट में फेल हुए हैं वो इसलिए नहीं हुए कि उनका टाइम कम पड़ गया था, कि फास्ट ट्रिक्स कर लेते तो टाइम बच जाता। वो फेल तो हुए तो इसलिए हुए कि उन्हें आता ही नहीं था। अगर उनको 2 घंटे की बजाय 4 घंटे भी मिल जाते तब भी वो लोग फेल ही होते। सो गाइस, विदाउट वरिंग अबाउट ये जो ओवर ग्लोरीफाइड चीजें हैं, क्या फास्टर मेथड, शॉर्टकट, ट्रिक्स और ये सब छोड़ दो। जो जैसे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का स्टूडेंट अपना मैथ्स पढ़ता है वैसे मैथ्स पढ़ना शुरू कर दो। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें चीजों की लेनी है। क्यों, क्योंकि जब तक फॉर्मूला बेस्ड सवाल पे जाते रहोगे तब तक क्या होगा, फॉर्मूला एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है। यूपीएससी हर साल अपना सवाल में हल्का हल्का वेरिएशन करता रहेगा, और जैसे यूपीएससी ने हल्का सा वेरिएशन किया तुम्हारा फॉर्मूला फेल। इसलिए फॉर्मूला, शॉर्टकट, इनके पीछे भागने की बजाय कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के पीछे हम लोगों को भागना होगा। ये आप लोगों को तीसरा काम करना है, ठीक है। उसके बाद गाइज, लास्ट थिंग ऑफ कोर्स कि कि जो कि जो उसके बाद गाइज लास्ट थिंग क्या है, कि जो नई रियलिटी है कि अब यूपीएससी को अच्छे एप्टीट्यूड वाले लोग चाहिए। अब तुम उसको आईआईटी का लेवल बोल लो, तुम उसको कैट का लेवल बोल लो, कुछ भी बोल के तुम उसे बोल सकते हो। अब जो है सो है, उन्हें तो वैसा ही चाहिए। सो इस रियलिटी को जितना जल्दी हो सके एक बार इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर हम लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिए 11th 12th का हिस्ट्री पढ़ते हैं, 11th 12th का ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 11th 12th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, कई बार 11th 12th का स्टैट्स भी पढ़ते हैं, तो 11th 12th का थोड़ा सा मैथ्स पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। आखिर जो 11th 12th का मैथ जब पढ़ते हैं, जब बच्चा 11th 12th में होता है तो उसकी उम्र कितनी होती है, 15-16 साल की उम्र ही होती है। आप सब की एवरेज एज 25-26 साल की है, एवरेज एज बता रहा हूं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो क्या दिक्कत है अगर 11th 12th का थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना आप लोगों को पड़ जाएगा तो। और हम लोग पढ़ाते हैं, हमें मालूम है। और 11th 12th का मैथ्स पूरा का पूरा उठ के नहीं आ रहा है, जो 11th 12th वाले सवाल में है उनको भी तुम आराम से सोल्व कर सकते हो। एक दूसरे वीडियो में मैंने परमोटेशन कॉम्बिनेशन के सारे सवाल सोल्व करके डाल दिए, और उसमें कोई 11th 12th का भोकाल मैथ्स नहीं चाहिए। बड़े ही कॉमन सेंस वाले सवाल हैं अगर आप एक एक करके उनको देखोगे तो। सो 11th 12th का मैथ्स करने में भी ज्यादा दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। सो एक्सेप्ट दिस न्यू रियलिटी।
कि एक अच्छा, अगर हमें मैथ्स या एप्टीट्यूड वाले यूपीएससी के लोग चाहिए तो हमें वो बनना होगा। गाइज, हम लोग एट मैथ्स पेरिटस वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट बैच ऑफ लाइव क्लासेस फ्रॉम 10th of July। अगर आपको वो देखना है तो आप क्या कर सकते हो, गो टू वेबसाइट ऑफ मैथ्स पेरिटस। अगर आप मैथ्स पेरिटस की वेबसाइट पे जाओगे एंड गो थ्रू दीज डिटेल्स, और यहाँ एक दो ना हम लोगों ने क्लासेस भी रिकॉर्ड करके डाल दिया है, सो इनमें से एक दो क्लास आप अटेंड करके भी देखो। इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की जरूरत है, तो उसका मतलब क्या है और कैसे तुम्हें बिना फॉर्मूला को याद किए चीज को सीखना है, गो थ्रू वन और टू दीज क्लासेस। अगर आपको पसंद आता है, आप आ जाओ हमारे साथ। 10 जुलाई से हम लोग अपना बैच शुरू कर रहे हैं एंड विल मेक श्योर कि अगर आप हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हो, सिर्फ 32 क्लासेस में अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके विल टेक यूर कैपेबिलिटी लेवल टू दैट लेवल जो कि यूपीएससी को चाहिए। सो गाइस, अगर कोई डाउट है, किसी को डिस्कस करना है, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। देयर इज आल्सो अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप उस लिंक को क्लिक करोगे, यू विल गेट कनेक्टेड विद आवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। उसका आप क्लिक कर दीजिए, गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो व्हाटएवर यू फील लाइक। ऑल द बेस्ट गाइस।